सो लास्ट में हमने स्टार्ट किया था मोल्टन NaCl के बाद एक्वस NaCl, है ना। एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस जब कर रहे थे तो वहां से आपने देखा कि दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर एक जगह पे हाइड्रोजन मिल रही है और एक जगह पे ऑक्सीजन मिल रही है, ऐसे जैसे कि किसकी सॉरी क्लोरीन मिल रही है और एक एक जगह पे हाइड्रोजन मिल रही है, ऐसे जैसे कि किसकी इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही हो। जैसे वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही हो तो वहां से हाइड्रोजन मिल रही हो, और NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है तो वहां से क्लोरीन, अलग अलग से। ओके। सो अभी जो मैं बात करने वाला हूँ दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, दिस इलेक्ट्रोड मीन्स जो रिएक्ट नहीं करता, इनर्ट का मतलब ये हुआ ना, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड वी आर यूजिंग हियर। ओके। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँ ये होगा कैसे प्रैक्टिकली, थोड़ा सा इसका मैं ओवरव्यू दूँ। इस तरीके से हमारे पास एक कंटेनर रहेगा और कंटेनर के अंदर हम लेंगे कॉपर सल्फेट। कौन सा कलर होता है कॉपर सल्फेट का, पता है? व्हाट द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट? Blue. ओके। एंड व्हाट अबाउट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट? व्हाट अबाउट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट? ये तो आपने बताया दैट इज पेंटाहाइड्रेट, है ना। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड यू आर टॉकिंग अबाउट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसका कलर होता है ब्लू। मैं बोल रहा हूँ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का कलर कौन सा होएगा? CuSO4। हाँ जी। रेड होएगा, ग्रीन होएगा, लाइट ब्लू होएगा। हाँ जी, कौन सा होएगा? नो आइडिया। No, सो sir. दिस इज हैविंग नो कलर, है ना। दिस इज हैविंग नो कलर, आपके नमक की तरह कलर होएगा इसका, वाइट। ओके। और कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कैसा? ब्लू। मजेदार चीज ये कि अगर इसी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को आप हीट करते हैं तो ये मिल जाता है, और अगर कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस के अंदर अगर आप पानी ऐड कर दें तो आपको पेंटाहाइड्रेट मिल जाएगा, मतलब वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी एक चीज समझने वाली है, याद रखने वाली है। ओके। सो बोथ दीज इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ platinum, but one is having positive charge and another one is negatively charged. ये जो सॉल्यूशन है इसमें पानी भी रहेगा, एक्वस कॉपर सल्फेट है। तो कौन कौन से आयन हमारे पास आएंगे? वन विल बी H पॉजिटिव आयन, वाटर की वजह से। सेकेंड वन विल बी OH नेगेटिव आयन। थर्ड विल बी कॉपर आयन, Cu+2 आयन। एंड फोर्थ वन सल्फेट आयन, SO4 2 नेगेटिव आयन। सारे के सारे क्वेश्चन जो कि कल भी हमने किए थे, सेम उसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। तो आपने ध्यान देना है किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस होगी। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड दैट इज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हमने डिस्कस करना है। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज किसका होएगा उसके ऊपर हम बात करेंगे, और फिर वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस का रिजल्ट हम देंगे। सो सबसे पहले आपने देखा क्या, कॉपर सल्फेट इज आयनाइजिंग टू गिव अस व्हाट, कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन, and this water self ionization to give H positive ion and OH negative ion। अगर यहां तक क्लियर है, फर्दर मूव करें। ये तो थी आयनाइजेशन। आयनाइजेशन के बाद अगर फर्दर मूव करें तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात करेंगे कि कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है और एनोड के ऊपर क्या हो रहा है। सो एट कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या चार्ज होएगा? नेगेटिव चार्ज। तो इसकी तरफ को कौन कौन से आयन्स हैं जो कि अट्रैक्ट होंगे? वन विल बी H पॉजिटिव, अनदर वन विल बी कॉपर Cu+2 एंड H पॉजिटिव आयन। तो दोनों आयन जब कैथोड की तरफ को अट्रैक्ट हो रहे हैं तो किस तरीके से डिस्चार्ज होंगे, है ना। सो यहाँ पे प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज रहेगा कॉपर आयन का। कॉपर आयन H पॉजिटिव आयन के कंपैरिजन में डिस्चार्ज हो जाएगा और H पॉजिटिव आयन वैसे का वैसे रह जाएगा। सो कॉपर एंड H पॉजिटिव आयंस आर प्रेजेंट नियर द कैथोड, and because the discharge potential of copper ion is less, you will say that
discharge potential of copper ion is less, that's why it is getting discharged. So copper plus 2 कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये, तब जाके डिस्चार्ज होएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल सी बात है, कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तभी इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज आया, 2 इलेक्ट्रॉन एडअप करेगा तभी जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द प्राइमरी चेंज एट कैथोड वेयर रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस। This is primary change, and what is happening here? Reduction. Addition of electron is reduction. Further बात करें दूसरे इलेक्ट्रोड की, दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा, एनोड। एट एनोड, एनोड के ऊपर क्या आएगा, एनोड के ऊपर अब पॉजिटिवली चार्ज है ये, तो इसकी तरफ कौन कौन से आयंस आएंगे, one will be OH negative ion and other one will be sulfate ion, SO4 2 negative ion. So ये दो आयंस जो हैं वो एनोड की तरफ को मूव करेंगे। अब अगेन सेम चीज, यहाँ पे किसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, OH नेगेटिव आयन की डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, सो दिस विल डिस्चार्ज एंड सल्फेट विल रिमेन एज इट इज। सो बिकॉज ऑफ द लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ OH नेगेटिव, ये किस तरीके से डिस्चार्ज करेगा, OH will lose electron, OH negative will give out electron and get converted into this. Now कल भी हमने पानी के केस में किया था, वाटर के केस में किया था, किस तरीके से OH आयन जो है वो सेकेंडरी चेंज देते हैं। सो क्या लिखा था हमने, 4OH आयन 4OH give us what, 2H2O and O2, यही किया था कल। 4 वाटर मॉलिक्यूल गिव 4OH गिव अस 2 वाटर मॉलिक्यूल एंड O2। एक बार दोबारा मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ किस तरीके से, अगर आप भूल जाते हैं, OH 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 क्या आएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलने हैं तो H2O, ये निकाल दो एक, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो एक, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए और ये ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, O2। तो वही लिखा मैंने, 4OH give us 2 water molecules and 1 oxygen molecule। लेकिन ये 4OH आए कहाँ से होंगे, तो इसके लिए हमें कितने आयन चाहिए, 4OH नेगेटिव आयन चाहिए। यहाँ पे भी क्या होंगे, 4OH बनेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से अलग अलग इलेक्ट्रोड के ऊपर प्रोसेसेस हो रही हैं। दोबारा एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या होएगा, सबसे पहले होगी आयनाइजेशन, जो सॉल्ट आपने इसके अंदर डाला पानी के अंदर, वो क्या करेगा, आयनाइज कर जाएगा। आयनाइज करना मतलब कि आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर आयन मिल जाएगा, सल्फेट आयन मिल जाएगा, और वाटर की सेल्फ आयनाइजेशन हो जाएगी, वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये सारे आयन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं। अब आप देख पाएंगे कि ये H पॉजिटिव आयन किस साइड को मूव करेगा, ये इस प्लेट की तरफ को मूव करेगा, कॉपर आयन ये इस प्लेट की तरफ को मूव करेगा, सल्फेट आयन इसके अपोजिट में मूव करेगा, किस साइड को, पॉजिटिव प्लेट की तरफ को। तो सल्फेट आयन भी इधर को मूव करेगा और OH नेगेटिव आयन भी इस साइड को मूव करेगा। जब इस प्लेट के पास जाएंगे तो सल्फेट आयन और OH आयन दोनों को डिस्चार्ज होना चाहिए था, लेकिन क्या प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज किसका हो रहा है, OH नेगेटिव का, और नेगेटिव प्लेट के ऊपर जाके किसका डिस्चार्ज हो रहा है, कॉपर आयन का, क्योंकि इसका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो क्या है, उसका अमाउंट कम होता है। फिर फर्दर मैंने बात करी किस तरीके से अलग अलग ये जो आयंस एंड डिस्चार्ज हो रहे हैं। कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो गया, और हाइड्रोक्सिल आयन कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन और वाटर के अंदर। ठीक है, सो ये आपका टोटल ओवरऑल रिएक्शन हो गया। अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, कॉपर सल्फेट एक्वस, कंप्लीट अगर रिएक्शन लिखना है, कॉपर सल्फेट एक्वस ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या क्या प्रोडक्ट आए। अगर आपको पेपर में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए स्टेटमेंट वाइज, क्या क्या प्रोडक्ट लिखोगे, इट गिव अस कॉपर प्लस, और क्या मिला, ऑक्सीजन प्लस वाटर, वाटर तो है ही है उसको रहने दो ना लिखने को। सो कॉपर एंड ऑक्सीजन, दीज आर द मेन प्रोडक्ट इन दिस केस। एक इलेक्ट्रोड के ऊपर कॉपर मिल रहा है, दूसरे के ऊपर ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ऑक्सीजन कहाँ पे मिला और कॉपर कहाँ पे मिला, कॉपर मिला कैथोड के ऊपर,
और ऑक्सीजन मिला एनोड के ऊपर। यस, क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। सॉरी। हाँ जी बच्चे, क्लियर है यहाँ तक? साउंड आ तो रही है कि Yes, नहीं आ sir. रही है? Yes, sir. अगर क्लियर है, अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस व्हाट विल बी द वेरिएशन इन पीएच, इफ इट विल इंक्रीज और डिक्रीज? What about pH of solution after electrolysis? Increase. It will increase. और सर सेम रहेगी। और तीन ऑप्शन है ना, तीन तो नॉर्मल है, तीन ऑप्शन तो नॉर्मल है ना। शालिनी है कोई? नहीं, सोनाली राणा, सॉरी, सोनाली राणा कर पाएंगे आंसर? व्हाट विल बी द वेरिएशन इन पीएच इफ इट विल इंक्रीज और डिक्रीज? तो मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको भूल गया है। पीएच स्केल, पीएच स्केल में 7 मिड पॉइंट होता है जहां पे न्यूट्रल होते हैं। 7 से ऊपर अगर आप चले जाते हैं अप टू 14 तो ये होता है बेसिक, और 7 से नीचे अगर आप आते हैं दिस इज एसिडिक। ओके, पीएच अगर 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से नीचे है तो एसिडिक है, ऊपर है तो बेसिक है। तो यहाँ पे पीएच ऑफ सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ कि ये इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी। यहाँ पे एक और चीज समझ लो, एसिड किस वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ गिविंग आउट H पॉजिटिव आयन। अब इसको देखो, सॉल्यूशन को चेक करो जरा, इसमें बचा क्या? चार चीजें थी इसमें, कौन कौन? कॉपर आयन थे, ध्यान देंगे यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ इन चीजों को। चार आयन कौन कौन से थे? एक था कॉपर आयन, एक था H पॉजिटिव आयन, दूसरी साइड एक था हाइड्रोक्सिल आयन, एक था सल्फेट आयन। अब हुआ क्या, ये जो कॉपर आयन है, कॉपर आयन तो यूज हो गया है ना, इसको कट कर दूं। हाइड्रोक्सिल आयन यूज हो गया क्या करने में? ऑक्सीजन बनाने में और वाटर बनाने में। कॉपर आयन यूज हो गया कॉपर बनाने में, है ना। अदरवाइज कॉपर सल्फेट इज नॉर्मल सॉल्ट, पानी में जब डिसॉल्व करते हैं तो क्या रहेगा? नॉर्मल पीएच रहेगा, 7 के नजदीक नजदीक, है ना, न्यूट्रल जैसा। ओके, सो अब मैंने क्या किया, जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो दो चीजें बच रही हैं यहाँ पे। कौन कौन बच रहा है? H पॉजिटिव आयन बच रहा है और सल्फेट आयन बच रहा है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? कौन कौन से आयन बचे? H पॉजिटिव Yes, आयन sir. Acidic. और सल्फेट आयन। अब समझ आ गया इसको। सो ये वैसे ही है जैसे पानी के अंदर किसको डिसॉल्व कर दें? सल्फ्यूरिक एसिड को डिसॉल्व कर दें। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या देगा? पानी में H पॉजिटिव आयन देगा और सल्फेट आयन देगा। तो इस तरीके से कैसा पीएच रहेगा? एसिडिक शो करेगा, मतलब, है ना, पीएच विल बी लो। क्लियर हो गया? यस और नो? Yes, sir. गुड। सो नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस करने जा रहे हैं, दैट इज ऑफ कॉपर सल्फेट विद एक्टिव इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइसिस of aqueous copper sulfate using active electrode. Do you know about active electrode? क्या मतलब होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड का? जो कि पार्टिसिपेट करेगा प्रोसेस के अंदर, है ना, रिएक्ट कर जाएगा, उनको बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। इनर्ट जो कि कोई काम नहीं कर रहा, बस अकेला उसका काम है क्या? करंट पहुंचाना वहां तक। लेकिन यहाँ पे वो खुद से पार्टिसिपेट करना चालू कर देंगे तो उसको बोल दिया एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो अगर आपने कभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस पढ़ी होगी, है ना, समझी होगी, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे होने वाली है। तो शुड वी प्रोसीड? अब ये एक्टिव इलेक्ट्रोड किस चीज के बने होंगे? इनर्ट इलेक्ट्रोड की तो बात कर दी, किस चीज से बना था इनर्ट इलेक्ट्रोड? प्लैटिनम। प्लेटिनम से। और एक्टिव इलेक्ट्रोड बना होगा कॉपर से। जिसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो उसी का इलेक्ट्रोड बना रहेगा। हाँ, सो देख लो कैसे होएगा। ये मेरे पास कंटेनर, कंटेनर के अंदर मैंने डाल दिया क्या? कॉपर सल्फेट। कौन से कलर का सॉल्यूशन?
ब्लू कलर का सॉल्यूशन। फिर इसमें डिप कर दी कितनी, 2 प्लेट, और दोनों प्लेट किस चीज की हैं, कॉपर की, है ना। और कॉपर का कलर कैसा होता है वो आपको पता है, ब्राउनिश जैसा कलर होता है। ओके, और इसको कनेक्ट कर दिया किससे, बैटरी से। एक टर्मिनल दे दिया पॉजिटिव को और एक दे दिया नेगेटिव को। यहां तक क्लियर है सभी को। और ये कॉपर सल्फेट Yes. सॉल्यूशन है, इसके अंदर कौन कौन से आयन होंगे, एक होएगा कॉपर +2 आयन, एक होएगा सल्फेट -2 आयन, एक होएगा H पॉजिटिव बिकॉज ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर एंड OH नेगेटिव। ये सारे आयन होंगे इसमें। तो शुड आई राइट इलेक्ट्रो दिस ionization? So after ionization, this copper sulfate will give you copper +2 and sulfate -2, and water will self ionize to give H positive and OH negative. ओके, तो ये तो था आयनाइजेशन से रिलेटेड। फर्दर अगर हम बात करें इसी में, नाउ वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या प्रोसेस हो रही है, तो सबसे पहले आएगा हमारे पास एट कैथोड। तो आप देख पा रहे होंगे कैथोड मतलब क्या, जिसके ऊपर क्या चार्ज होएगा, नेगेटिव चार्ज ना। यहाँ पे कैटायन तभी मूव करेंगे इसकी तरफ को। yes, sir. तो कौन कौन से कैटायन मूव करेंगे, एक तो कॉपर +2 और एक H positive. H पॉजिटिव। ये 2 आयन है जो कि मूव करेंगे कैथोड की तरफ को। और एनोड की तरफ को SO4 2 negative और OH negative. ओके, पॉजिटिवली चार्ज इट विल बी, और SO4 2 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, दोनों आयन मूव करेंगे इसकी तरफ को। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, है ना, क्या कॉपर आयन और H पॉजिटिव आयन, इन दोनों में से कौन सा जो है वो कैथोड के ऊपर रिड्यूस होएगा। आपको पता है कि रिडक्शन होती है कैथोड के ऊपर, है ना, इसमें तो कोई सोचने वाली बात है नहीं। तो कौन सा रिड्यूस होएगा, OH नेगेटिव या कॉपर कैथोड के ऊपर। Sir, copper. यस, कॉपर विल गेट रिड्यूस्ड, है ना। तो ये यहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कॉपर +2 विल गेन अप 2 इलेक्ट्रॉन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, कॉपर। यहाँ तक क्लियर है। एट कैथोड दिस विल हैपन। नाउ व्हाट अबाउट एनोड। एनोड के ऊपर कौन सा आयन जो है वो डिस्चार्ज होएगा, बताओ। एट एनोड OH negative. OH नेगेटिव OH आयन negative. अकॉर्डिंग टू यू, है ना। आपको लगता है कि OH नेगेटिव आयन क्या होएगा, डिस्चार्ज होएगा। देखो अब जो चीज, अब आपको समझ आ रही ना चीजें। अब देखना कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है यहाँ पे, कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है। पॉइंट ये आ रहा है कि भाई जो आप सोच रहे हो ना कि OH नेगेटिव डिस्चार्ज होएगा, ना तो वो डिस्चार्ज होएगा, ना ही सल्फेट आयन डिस्चार्ज होएगा। व्हाट विल हैपन नाउ, दिस सॉल्यूशन इज हैविंग लेस कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन नाउ। अगर मान लो पहले 100 आयन थे कॉपर के, अब क्या हो गया, एक आयन कम हो गया। उस आयन की कमी को पूरा करने के लिए ये जो मेटल की प्लेट है, किस मेटल की प्लेट है ये, कॉपर की ना। ये मेटल की प्लेट यहाँ से कॉपर छोड़ना चालू कर देगी, और क्या होएगा, जो कॉपर की मेटल है जो कि किस फेज में थी, सॉलिड फेज में थी, वो क्या देना चालू कर देगी, कॉपर आयन देना चालू कर देगी, कॉपर +2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द प्रोसेस। ना तो सल्फेट आयन डिस्चार्ज हो रहा है, ना ही OH आयन डिस्चार्ज हो रहा है। यहाँ पे तो चलो कॉपर आयन डिस्चार्ज हो गया, H पॉजिटिव नहीं हुआ ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ना तो सल्फेट आयन डिस्चार्ज हुआ, ना ही OH नेगेटिव आयन डिस्चार्ज हुआ, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के केस में जो कि हो रहा था। ओके, नो आयंस आर लिबरेटेड हियर, इंस्टेड एनोड इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन, है ना। आपको पता है कैथोड के ऊपर क्या हो रही है, रिडक्शन, और इधर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन ही है ना ये भी। Oxidation. हाँ, तो दिस इज द प्रोसेस। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि भी क्या क्या बचा यहाँ पे, तो आप देख रहे होंगे H पॉजिटिव बचा, SO4 2 नेगेटिव बचा, OH नेगेटिव बच गया वैसे का वैसे, है ना। तो ये हमारे पास टोटल
इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस, अगर इसको कंबाइंड फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, कॉपर सल्फेट एक्वस ऊपर लिखना पड़ेगा, लेकिन साथ में एक्टिव इलेक्ट्रोड, प्रोसेस के बाद क्या मिलेगा, कॉपर एंड दिस कॉपर आयन इज कॉपर एटम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, मतलब सिंपली कॉपर हमारे पास बनता चला जाएगा इस प्रोसेस के अंदर। सेम चीज इलेक्ट्रोलाइसिस सॉरी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर भी होता था, आपने देखा होगा, तो उसी तरीके की ये प्रोसेस है। एक इलेक्ट्रोड अपना ऑक्सीडाइज हुए जा रहा है और दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर कॉपर डिपॉजिट होता जाता है। अगर आपको याद नहीं है मैं आपको याद दिला दूं इसको, किस प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग सॉरी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, नॉट प्लेटिंग। प्लेटिंग के केस में भी ऐसे होता है, लेकिन मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की बात कर रहा हूँ। उसमें क्या होता था, अगर हमने किसी मेटल को क्या करना है, ज्यादा प्यूरिफाई करना है, तो हम क्या करते थे, एक फाइन वायर ले लेते थे उस पार्टिकुलर मेटल की, जैसे कॉपर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कॉपर की एक पतली सी बारीक प्योर वायर ले लेंगे, दिस इज कॉपर वायर, और इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। और दूसरा जो पीस लेंगे हम इम्प्योर कॉपर का, उसको इधर लटका के और उसको भी इलेक्ट्रोड बना देंगे, लेट अस कंसीडर इट इज इम्प्योर कॉपर। सो इसको भी कनेक्ट कर देंगे, इसको बना देंगे एनोड और इसको बनाएंगे कैथोड, है ना। इसको बनाएंगे एनोड और इसको बनाएंगे कैथोड। इसके अंदर भी कॉपर है, लेकिन वो जो कॉपर है वो क्या होते जाएंगे, ऑक्सीडाइज होते जाएंगे। जितने भी कॉपर एटम हैं वो किस में कन्वर्ट होते जाएंगे, कॉपर आयन में कन्वर्ट होते जाएंगे। और ये कॉपर आयन इधर इसके पास जाएंगे और यहाँ पे क्या होते जाएंगे, रिड्यूस होते जाएंगे। थोड़ी सी देर के बाद यहाँ पे मेटल की जो वायर है इसके ऊपर कॉपर की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, कॉपर के एटम बढ़ते जाएंगे, मतलब क्या, कॉपर की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। इधर का ये जो पीस है खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, और इधर जो है इसके ऊपर वेट बढ़ जाएगा, आप निकालेंगे और उसको रिमूव कर लेंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करी जाती है बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा यूज करेंगे वो आपको पता लग गया होगा, वी विल यूज कॉपर सल्फेट एक्वस। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के बारे में भी आपको पता चल गया। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के अंदर क्या करेंगे, जिस मेटल को आप प्यूरिफाई कर रहे हैं उसका इलेक्ट्रोलाइट लेके पानी में डिसॉल्व करके एक साइड लगा देंगे इम्प्योर कॉपर या इम्प्योर जो भी मेटल है, और दूसरी साइड ले लेंगे प्योर वायर, फाइन, है ना। और इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद इस तरीके से आपके पास जो आपका इम्प्योर पोर्शन है उसमें से सारे के सारे एटम्स रिमूव होके और कहाँ पे चिपक जाएंगे, जाके प्योर वायर के ऊपर चिपक जाएंगे। दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ऐसे ही प्लेटिंग भी करी जाती है। तो प्लेटिंग में भी क्या करेंगे, जिस चीज के ऊपर प्लेटिंग करनी है ना, जैसे यहाँ पे कॉपर वायर मैंने यूज करी, उसकी जगह पे क्या यूज कर लेंगे, उस चीज को यूज कर लेंगे जिसके ऊपर प्लेटिंग करनी है, और कनेक्ट कर देंगे बैटरी से। जैसे आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे उसके ऊपर लेयर चढ़ती चली जाएगी। जैसे आप यूज करते होंगे ज्वेलरी, है ना, प्लेटेड ज्वेलरी जितनी भी होती है, गोल्ड प्लेटेड होगी, सिल्वर प्लेटेड होगी, तो ये सारी इसी तरीके से बनाई जाती है। चलो अभी एंड करें इसको, या कोई चीज समझने के लिए है, आगे से समझ। आ गया। तो प्रोसीड कर रहा हूं मैं नेक्स्ट, दैट इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज लॉ। जब इलेक्ट्रोलाइसिस हम कर रहे हैं तो इसमें कुछ एक क्वांटिटी की बात आ रही है, मेरे ख्याल में आपको भी समझ आ रहा होगा, है ना। क्वांटिटी की बात क्या आ रही है, मैं अगर आपसे पूछ लूं कि जैसे हम किसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे थे, कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे थे। मेरा क्वेश्चन है कि आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ दिस कॉपर सल्फेट एक्वस मेरे को कितना कॉपर चाहिए, मेरे को चाहिए मान लो 5 ग्राम कॉपर। कितना चाहिए, 5 ग्राम कॉपर चाहिए। तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी ताकि मेरे को 5 ग्राम कॉपर मिल जाए, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फैराडे ने थोड़ा सा काम किया। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोला उसने, किस चीज के बारे में बात करी, क्वांटिटी के बारे में बात करी कि अगर मान लो मेरे को कॉपर की एक पर्टिकुलर क्वांटिटी चाहिए तो मेरे को कितना करंट पास करना पड़ेगा ताकि मेरे को इतना ग्राम कॉपर मिल जाए, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कॉपर मिल जाए, है ना। ये सारी डिस्कशन कहाँ पे हुई, फैराडे लॉ के अंदर हुई।
So let us discuss this. One second. What is Faraday law? फर्स्ट लॉ के बारे में बात करने जा रहा हूँ पहले. 2 लॉज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. So फर्स्ट लॉ, Faraday's फर्स्ट लॉ. आप देखेंगे है इजी चीज है, ये याद भी रख सकते हो इसको, और इवन फार्मूलाज वगैरह भी अगर आप याद रखना चाहते हैं वैसे भी कर सकते हैं. अदरवाइज सिंपल कंसेप्ट अगर याद रह जाता है तो बहुत बढ़िया है. सो Faraday's फर्स्ट लॉ. कोई बताएगा व्हाट इज Faraday फर्स्ट लॉ? यस और नो? नो सर. व्हाट इज Faraday's फर्स्ट लॉ? तो Faraday फर्स्ट लॉ मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये जो लाइन लिखी थी ना, ये Faraday फर्स्ट लॉ ही था. क्या बोलता है ये? दैट अमाउंट ऑफ रिएक्शन, amount of reaction, or we can say mass of substance. दो तरीके के सब्सटेंस आपने देखे होंगे जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करी. एक वो थे वो जो कि डिपॉजिट हो रहे थे, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, और एक वो थे जो कि गैस की फॉर्म में बाहर निकल रहे थे, लिबरेटेड बोलते हैं हम उसके लिए ना. सो क्या बोला? अमाउंट ऑफ रिएक्शन और मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड at an electrode is directly proportional to amount of charge. Directly proportional to amount of electricity इसने बोलता है मोस्टली, लेकिन मैं लिख रहा हूँ amount of charge. अब आप समझो इसको क्या बोल रहा है. कितने एक्सटेंट तक रिएक्शन होएगा, कितना मास आपको सब्सटेंस का मिलेगा. जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कॉपर की जब क्या हुई, कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस हुई तो क्या बन रहा है? कॉपर बन रहा है ना. कितना कॉपर बनेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कितना अमाउंट में क्या चार्ज पास किया इसमें से. ओके, ये इसका है. तो चार्ज को आप निकालते कैसे हैं वो आपको पता होगा. यू नो द करंट, जिसको आप किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं ना फिजिक्स के अंदर मोस्टली. तो करंट इज इक्वल टू व्हाट? चार्ज. अपॉन टाइम. जिसको आप कूलम में डिनोट करते हैं ना, अपॉन टाइम, दैट इज टी. ओके, सो Faraday's फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है उसके बारे में मैं आपको बता दूं. ये बता रहा है कि भाई कितना चार्ज आप पास करेंगे और कितना आपके पास अमाउंट बन के आएगा, उसके बारे में रिलेशन है. सो व्हाट विल बी चार्ज? चार्ज विल बी I into T. आई इंटू टी और करंट इंटू टाइम. दोबारा एक बार रिकैपिटुलेट कर देता हूँ पूरी प्रोसेस जो हमने यहाँ पे सीखा. क्या Faraday's फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है? अमाउंट ऑफ रिएक्शन कितना हुआ, मास ऑफ सब्सटेंस कितना बना, डिपॉजिट या लिबरेट हुआ किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर, चाहे कैथोड के ऊपर चाहे एनोड के ऊपर, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? डिपेंड करेगा कि आपने उसमें से कितना चार्ज पास आउट किया. मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक करवाने की कोशिश करी कि बेसिकली आपको पता हो क्या करंट क्या चीज होती है, चार्ज ओवर टाइम. तो चार्ज क्या होएगा? अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? करंट इनटू टाइम. ओके, सो जितना भी करंट आप पास कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर आप 5 एम्पियर का करंट पास कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए? 10 मिनट के लिए. तो आपके पास चार्ज वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. यस और नो? Yes sir. ओके गुड. सो फिर यहाँ पे फिर क्या देंगे हम? मैथमेटिकल रिलेशन दे रहे हैं दैट इफ W ग्राम ऑफ सब्सटेंस is deposited after passing. कंसीडर कर रहा हूं लेट अस कोई प्रोसेस हमने करी और उसमें कितना ग्राम वेट मिल गया हमें सब्सटेंस का? W ग्राम वेट मिल गया आफ्टर पासिंग Q चार्ज, Q कूलम ऑफ चार्ज.
सो कैसे लिखेंगे इसको मैथमेटिकली अगर लिखना होगा तो W विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, Q? यस और नो? यही बोला आपने जो लॉ के अंदर बोला, Yes, sir. W is proportional to Q. And what is Q here? Q is I Charge. into T, है ना? तो क्या लिख लेंगे इसको? W is proportional to I into T. You know, I is current, T is time. Time. ओके, अब क्या करेंगे? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देंगे। तो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल टू लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। इसको मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ? Z लिख दे रहा हूँ ना। Z is proportionality constant, Z into I into T. What is Z? Proportionality constant, या इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब ये क्या चीज होती है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट? दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा। देखो ना, स्टेप बाय स्टेप जब आप सीखेंगे चीजों को ना, तो अपने आप से दिमाग में क्वेश्चन अराइज आते रहेंगे, है ना? और आप ही खुद से उसके आंसर बुक पढ़ते 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 और आंसर लेते चले जाओगे। तो हमारा क्वेश्चन अराइज हो गया कि भी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है। मैंने अभी पिछले कल ही आपको बताया था कि अगर किसी भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है तो क्या करना होता है? बताएगा कोई? What we have to do now to get the value of this बाकी सारी Z? चीजों को 1. बाकी सारी चीजों को 1 कर दो जो मल्टीप्लीकेशन में है। वेरी गुड। सो I और T को क्या कर देंगे? 1। तो व्हाट इज I? करंट कितना ले लिया इसको? 1 एम्पियर। T. एंड व्हाट इज T? T इज टाइम, 1 सेकेंड। Second. ओके, और ये कितना चार्ज हो जाएगा पता है आपको? 1 एम्पियर करंट अगर 1 सेकंड के लिए मूव करता है किसी वायर में से तो कितना चार्ज कैरी करता है? 1 कूलम चार्ज। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको डिफाइन करने वाले हैं। देखना, मैं पूरी इंग्लिश नहीं लिखने वाला हूं, मैं अकेला इसी में आपको समझा दूंगा। व्हेन द करंट इज 1 एम्पियर एंड टाइम for which it is passed through is 1 second, then weight of substance liberated or deposited at an electrode, that is given by what? Electrochemical equivalent, or that is electrochemical equivalent. Okay, what is the electrochemical equivalent? It is the amount of substance liberated or deposited when the current of 1 ampere is passed through the electrolyte for 1 second. समझ आ गया? yes or no? डेफिनेशन में दिक्कत है? No, sir. हाँ, जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए हमने पास किया किसी इलेक्ट्रोलाइट में से, तो जो वेट आया हमारे पास उस सब्सटेंस का, उसी को क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोल देंगे। तो ये था आपका क्या? फैराडेज फर्स्ट लॉ, है ना? सभी को समझ आ गया होगा किस तरीके से फैराडे फर्स्ट लॉ। एक बार दोबारा से रिकैपिटुलेट कर दे रहा हूं मैं। What is Faraday first law? Faraday first law is giving us quantitative aspect. What is the relation between the amount of substance formed and the passes of current? चार्ज, कितना चार्ज हम पास आउट कर रहे हैं उसके ऊपर, उसके बीच में रिलेशन दे रहा है हमें। किसने क्या बोला? इसने बोला जितना भी अमाउंट ऑफ रिएक्शन होएगा या मास ऑफ सब्सटेंस बनेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा चार्ज के ऊपर, आपने कितना चार्ज पास किया। चार्ज को निकालने का तरीका सिंपल होता है, वो मैंने आपको बता दिया। करंट इज चार्ज ओवर टाइम, तो चार्ज क्या हो जाएगा? करंट इनटू टाइम। मैंने वही चीज को यहाँ पे लिख दिया, क्या? वेट ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड, लिबरेटेड और डिपॉजिटेड इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड चार्ज इज करंट इनटू टाइम। पूरा रिलेशन जब मैंने किया, इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के क्या लगा दिया यहाँ पे? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Z, दैट इज इक्विवेलेंट, क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। फिर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल दी कि होता क्या है? दिस इज द वेट व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट फॉर 1 सेकेंड। ओके, तो इतनी सारी चीजें हमने कवर कर ली। नेक्स्ट मैं इसका बिल्कुल बेसिक चीज बताऊंगा कि उसने कैसे ये सारा लॉ दिया ना, और उसके बाद फिर हम सेकंड लॉ के ऊपर मूव